उसका अंदाज गवाही दे रहा था कि वो मेरी बात को अहमियत दे रही है। मैं खामोश हुआ तो वो दबी आवाज में बोली, आपके पास बाजी का नया नंबर मौजूद है? नहीं। अच्छा, मैं अभी आपको भेजती हूँ। आप किसी वक्त बाजी के नंबर पर भी बात कर लिया करें। यूसुफ भाई परसों वापस चले जाएंगे, फिर बात करने में कोई हर्ज नहीं होगा। प्लीज अपनी इस बीमार छोटी बहन की ये बात मान लें, इनको फोन करें। इसी दौरान में खटपट की मध्यम आवाजें आई। वो बोली, अच्छा मैं बंद करती हूँ, बाजी शायद जाग गई हैं। मैं बेवक्त जागा था और इसके बाद जिस तरह की गुफ्तगू हुई थी उसने नींद आंखों से उड़ा कर रखी थी। मैं उठकर कमरे में टहलने लगा। पहरेदार बाउंड्री वाल के साथ साथ गश्त पर थे। रखवाली को कुत्तों की आवाजों के सिवा तकरीबन सन्नाटा ही था। यूसुफ का किरदार अब वाज़ेह होता जा रहा था। वो सरवत को हर सूरत अपने साथ वाबस्ता रखना चाहता था। उसके साथ साथ वो अपने वालिद को भी सरवत की गैर मामूली हमायत और तायद से रोकना चाहता था। नुसरत ने जो कुछ बताया उसे यही जाहिर होता था कि वह अपने वालिद फारूकी साहब को इनकी बड़ी बहू के हवाले से बदजन करना चाहता है। इसकी होशियारी भी अया हो रही थी। उसने फकत चंद दिनों में ये अंदाजा लगा लिया था, रकम चचा अहमद नहीं दे रहे बल्कि कहीं और ही से मुहैया हो रही है। सरवत की तस्वीर मेरी निगाहों में घूमने लगी। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। मेरा इश्क थी, मेरा वजदान, यकीन, सब कुछ तो वही थी। मैं अपने दिल की गहराइयों में झांकता था तो मुझे अंदाजा होता था कि उसके बगैर मेरी जिंदगी के कोई मानी ही नहीं है। मैं 4 बरस तक ये आस सीने में किसी जोत की तरह जगा कर जिंदा रहा था कि सरवत मेरा इंतजार कर रही होगी। उसकी शादी अभी नहीं हुई होगी, ये आस पूरी नहीं हुई थी। तो शादीशुदा हो चुकी थी, लेकिन इस सूरत हाल में भी एक जबरदस्त फेर मौजूद था और उस फेर ने मुझे एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस मोड़ पर गहरी तारीकी थी, मगर तारीकी में आस उम्मीद की कुछ किरणें भी मौजूद थीं। क्या अब भी वक्त मेरे लिए पलट सकता है? क्या अब भी मैं और सरवत बीत जाने वाले मौसमों को आवाज दे सकते हैं? मैंने बड़ी हसरत के आलम में सोचा और सीने में फरोजा आग कुछ और भी तपश देने लगी। मैं और इमरान फार्म हाउस से निकले। ये रात के 9 बजे का वक्त था। हमने एक मुश्तरिका अजीज की शादी में शिरकत का बहाना बनाकर जलाल साहब से छुट्टी ली थी। गार्ड्स की एक गाड़ी शेखुपुरा से शाहदरा तक जा रही थी। हम इसी गाड़ी में सवार हो गए। एक महफूज तरीका था। अगर हम अपने तौर पर सफर करते तो ये अंदेशा मौजूद था कि हमारा पीछा किया जाए और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। हम शाहदरा मोड़ पर गार्ड्स की जीप से उतर गए और एक रिक्शा में बैठकर लाहौर के वस्ती हिस्से की तरफ रवाना हो गए। लाहौर जगमगा रहा था, जिंदगी अरूज पर थी। हम मीनार पाकिस्तान के करीब बादशाही मस्जिद के करीब से गुजरे। मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं पहली बार इमरान से मिला था। वह मुझे जानलेवा मायूसी के घेरे से निकालकर अपने आशियाने की तरफ ले जा रहा था। आज की तरह तब भी मुझे पता नहीं था कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। आज भी उसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि एक बंदे की दुम में नमदा फिट करना है। इन अल्फाज की तशरीह में उससे पूछता ही रह गया था। मेरी पेंट की जेब में छोटे साइज का लेकिन एक ताकतवर पिस्तौल मौजूद था। इमरान की पिंडली से भी एक लोडर पिस्तौल बंधा हुआ था। ये दोनों हथियार इमरान ने फार्म हाउस के अंदर ही से हासिल किए थे। कैसे किए थे ये उसने नहीं बताया। फार्म हाउस से तो इमरान मेरी तरह पतलून कमीज ही में निकला था, लेकिन रिक्शा में बैठने के बाद उसने जेब से एक टाई निकाली और नफासत से बांध ली। क़ाहिर है आज किसी एक्ट्रेस पर बिजली गिराने का इरादा है। भाई अपने यार की शादी पर जा रहे हैं, बन ठन कर जाएंगे। ये बहाना तो जलाली साहब के लिए था। असल बात क्या है, मैंने पूछा। उसने एक अजीब काम किया। अपनी स्याह पतलून की जेब में से एक 9-10 इंच लंबा चाकू निकाला। इस चाकू का दस्ता पतला लेकिन मजबूत था। ये चाकू उसने अपनी टाई के अंदर की तरफ पॉकेट में इस तरह छुपा लिया कि उसे सामने से देखना नामुमकिन हो गया। उसने तारीफ तलब नजरों से मेरी तरफ देखा। बताओ, किसी बॉलीवुड में तुमने किसी हीरो में इस तरह की ज़हानत देखी है? मैं वाकई मुतासर हुआ हूँ। अच्छा तरीका है, मैंने कहा। यह पतले दस्ते वाला चाकू वाकई टाई का हिस्सा बन गया था। मैंने कहा, लेकिन इतनी ज्यादा एहतियात की क्या जरूरत है? कहीं हमारी खसूसी तलाशी होने वाली है। तलाशी जैसी तलाशी, तुम देखते रहना, हर चीज टटोल लेंगे तुम्हारी। लेकिन कौन? हमारे दोस्त बड़े मोहतात किस्म के लोग हैं। यार अब तो कुछ बता दो, क्यों इम्तिहान लेने पर तुले हुए हो? मैंने आजिज लहजा में कहा। उसने उछलते कूदते रिक्शे में मेरी सूरत देखी और बोला, चलो क्या याद करोगे, किस मेहरबान से पाला पड़ा है। हम जावा साहब के एक अड्डे पर जा रहे हैं। जावा का अड्डा? तुम्हें कैसे मालूम? एक डान को दूसरे डान का ठिकाना मालूम ना होगा तो क्या तुम जैसे शरीफे को होगा? कह रहा अब इतने डान भी नहीं हो तुम। मुझे लगता है कि तुम अंधेरे में कोई तीर चलाने की कोशिश कर रहे हो। अंधेरे में नहीं, उजाले में, और तीर भी नहीं, तोप। तुम्हारा मतलब है कि तुम जावा से मिलते रहे हो?
जावा से नहीं, लेकिन उसके एक बड़े गुर्गे से। सुल्तान नाम है उसका, सुल्तान चिट्टा। खतरनाक बंदा है, कुछ अरसे से ज़ेर ज़मीन है, लेकिन आजकल लाहौर में है। मुझे यकीन है कि हम आज उसके साथ चाय पी सकेंगे। कहीं ज़्यादा ही तेज़ चाय ना हो जाए। तुम भी तो आप दूध पत्ती के मरहले से गुजर चुके हो। कितनी भी तेज़ हुई, जार्ज गोरे से तो तेज़ नहीं होगी। बड़ी रमजिया बातें कर रहे हो, अल्लाह ही खैर करे। मैंने सर्द आह भरी। यकीनन हम किसी खतरनाक काम से जा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि अब खतरनाकी मेरे दिलो दिमाग पर कुछ असर नहीं करती थी। खासतौर से इमरान का साथ होता था तो ये सब कुछ एक सनसनीखेज इंजॉयमेंट की तरह हो जाता था। रिक्शा माल रोड के इलाके में एक 2 मंजिला इमारत के सामने जाकर रुक गया। इमारत का मेन गेट बंद था, लान में घास उगी हुई थी और इसे मुद्दत से काटा नहीं गया था। खिड़कियां दरवाजे बंद और फर्श पर गर्दो गुबार जमा था। यूं लगता था ये बिल्डिंग अरसे से बेआबाद पड़ी है। हम इमारत के अंदर जाने के बजाय सीधे निकलते चले गए तो मुझे शक गुजरा कि शायद इमरान हस्बे आदत मजाक कर रहा था। एक चक्कर काट कर हम माल रोड के बारोनक इलाके की तरफ निकल आए। मेन सड़क पर ट्रैफिक रवां तवां था। एक शॉपिंग प्लाजा के नीचे एक तारीख सा पार्किंग लॉट था। हम ढलवान उतर कर पार्किंग में दाखिल हो गए। पार्किंग की जेर जमीन मंजिल पर भी काफी तादाद में गाड़ियां मौजूद थी। इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। एक बस के अक्कब में पहुंचकर इमरान ने दाएं बाएं देखा और फिर एक छोटा सा दरवाजा खोलकर बेधड़क अंदर दाखिल हो गया। मैंने भी उसकी तकलीद की। हम एक नीम तारीख कॉरिडोर से गुजरे। यहाँ भी ज्यादा सफाई सुथराई नजर नहीं आती थी। एक दरवाजे के सामने खड़े एक हट्टे कट्टे शख्स ने हमें कड़ी नजरों से देखा और बोला, किससे मिलना है? सुल्तान चिट्टे से कहो तुम्हारा बाप मिलने आया है। इमरान ने इत्मीनान से कहा। क्या मतलब? हट्टे कट्टे शख्स का चेहरा सुर्ख हो गया। बाप का मतलब बाप ही होता है, बेटे की मां का कसम। जाओ उसे बता दो, वो समझ जाएगा। हट्टा कट्टा शख्स जिस बिज नजर आ रहा था। कभी तो लगता था कि वो इमरान पर फट पड़ेगा, कभी खौफजदा नजर आता था। उसके कंधे से रिवाल्वर झूल रहा था। इमरान को और मुझे सरतापा देखता हुआ दरवाजे की तरफ चला गया। बहरहाल जाते हुए वो दरवाजे को दूसरी तरफ से मुकफ्फिल कर गया था। उसकी वापसी करीबन 5 मिनट बाद हुई। इस दौरान में इमरान सिगरेट फूंकता रहा और मैं मोबाइल पर मैसेज वगैरह चेक करता रहा। हट्टा कट्टा शख्स अब कदरे मरऊब और मुअद्दब नजर आ रहा था। आपका नाम क्या है? उसने पूछा। इमरान दानिश। अबू सुल्तान चिट्टा, इमरान ने कहा। आइए। उसने तेवरी चढ़ाई और हमें रास्ता दिया। यह भी एक राहदारी थी मगर खासी साफ सुथरी थी। कालीन बिछा हुआ था, हल्की सी ठंडक का एहसास भी होता था। चंद कदम आगे घुंघरियाले बालों वाला एक करख्त सूरत मकरानी खड़ा था। उसके हाथ में जदीद ऑटोमेटिक राइफल थी। साथ में एक दरमियानी उम्र का फरबा अंदाम शख्स नजर आता था। वो भी शक्ल से जराइम पेशा लगता था। सॉरी, उसने कहा और इमरान की जामा तलाशी शुरू कर दी। इमरान की पिंडली से लगा हुआ पिस्तौल निकाल लिया गया। बाद अज़ा मेरी तलाशी हुई। मेरा टेडी पिस्तौल भी अधेड़ उम्र शख्स के हाथ में पहुंच गया। ये दोनों हथियार वापसी पर आपको मिल जाएंगे, उसने कहा। हम आगे बढ़े। 15-20 कदम आगे एक 5-6 फुट चौड़ा सा सागवानी दरवाजा था। यहाँ 2 मुसल्ला अफराद ने फिर हमारी तलाशी ली। इस मरतबा हमें मोबाइल फोन से भी महरूम कर दिया गया। सॉरी के लफ्ज से शुरू होने वाली यह तलाशी खासी बारीक बीनी से की गई। पिंडलियां अच्छी तरह टटोली गईं और जूतों को भी शक की नजरों से देखा गया। इमरान का चेहरा तमतमा रहा था, लेकिन वो बावजूद खामोश था। मजे की बात यह थी कि इमरान की टाई अभी तक इसी तलाशी से महफूज थी। मैंने गौर किया और अंदाजा हुआ कि आमतौर पर सख्त सिक्योरिटी चेकिंग वाली जगहों पर भी टाई को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। इमरान की ये एजाद काबिल गौर थी। हम एक वसी कमरे में दाखिल हुए और इस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि हम तो इसी 2 मंजिला बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं, जो बाहर से मुकफ्फिल और बिल्कुल बेआबाद नजर आ रही थी। ये हम कहाँ से आए हैं? मैंने सरगोशी की। आजकल हर काम बैकडोर से हो रहा है। इसे बैकडोर डिप्लोमेसी कहते हैं जिगर। बाहर उजाड़ नजर आने वाली यह इमारत अंदर से मुकम्मल आबाद थी। एक लंबा रंग का गनमैन कालीन पोश राहदारी में हमारे साथ साथ चल रहा था। वो हमें एक गोल कमरे के सामने ले आया। कमरे का खूबसूरत सागवानी दरवाजा भी गोलाई में था। गनमैन की दस्तक पर जिस खूबरू लड़के ने दरवाजा खोला वो भी सरतापा खूबसूरत गोलाइयों का मजमुआ थी। उसे देखकर एक दफा तो मेरा दिमाग भग से उठ गया। यकीनन इमरान को भी हैरत हुई होगी। ये लड़की मशहूर इंडियन फिल्म स्टार करिश्मा कपूर थी या फिर इसकी हूबहू कापी थी। आइए जी। उसने अपने नीम उरियां जिस्म की नुमाइश करते हुए बाजू लहरा। हम अंदर दाखिल हो गए। बेडनुमा सोफे से एक चौड़ा चिकला शख्स उठा। लाल परी के नशे से उसकी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो चंद सेकंड तक इमरान को घूरता रहा, फिर पुरतपाक अंदाज में बोला, इतनी देर कहाँ रहे हो हीरो साहब? मुद्दत बाद शक्ल देखी है। तुम भी तो कुत्ते के सर से सींगों की तरह गायब थे। इमरान ने जानबूझकर गलत मुहावरा बोल दिया। दोनों ने जोरदार मुसाफा किया। शायद वो इमरान से मुआनका भी करना चाहता था। इमरान कन्नी कतरा गया। उसके वजह इमरान की टाई भी हो सकती थी। मैं अंदाजा लगा चुका था कि डरावनी आंखों वाला, चौड़े थोबड़े वाला यही शख्स जावे का गुर्गा सुल्तान चिट्टा है।
सुल्तान चिट्टे ने सवाल के नजरों से मुझे देखा। इमरान बोला, ये मेरा दोस्त ताबिश है, ये भी तुमसे मिलने का इश्तियाक रखता था। खुश आमदीद, वेलकम। सुल्तान ने मुझसे भी हाथ मिलाया। उसने मुझे अपने हाथ की सख्ती से आशना करने की कोशिश की, लेकिन जो हाथ उसके हाथ में आया वो भी कुछ कम पथरीला नहीं था। करिश्मा कपूर एक तरफ खामोश और मुअद्दब खड़ी थी। जिम्नास्टिक करने वाली लड़कियों की तरह उसकी टांगे और बाजू लिबास से बेनियाज थे। बेडनुमा सोफे के करीब ही मालिशनुमा आयल और तौलिया वगैरह पड़ा था। अंदाजा होता था कि हमारी आमद से थोड़ी देर कबल सुल्तान चिट्टा करिश्मा कपूर के नरमो नाजिक हाथों से अपने खुरदरे पिंडे की मालिश करवा रहा था। सुल्तान चिट्टा भी बड़ा बदमाश सही, मगर इतना बड़ा नहीं था कि करिश्मा कपूर उसकी मुट्ठी चापी करती पाई जाती। इस बात को दूसरे अंदाज में यूं भी कहा जा सकता है कि करिश्मा कपूर की मार्केट वैल्यू कितनी भी कम हो गई थी, मगर इतनी भी नहीं हुई थी कि वो सुल्तान चिट्टे जैसे गुर्गे की खलबत में पाई जाती। ये उसकी हम शक्ल थी। जरा गौर से देखने पर करिश्मा और उस लड़की के खदुखाल में कुछ फर्क भी नजर आता था। आमतौर पर मशहूर फिल्मी सितारों के 2-4 डुप्लीकेट भी इनके इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। इनमें से कुछ असल अदाकारों से काफी मुमासलत भी रखते हैं। ये लड़की भी उनमें से एक थी। सुल्तान ने कहा, हाँ जी, ये अभी साहब मुझसे मिलने का शौक क्यों रखते हैं? लहजे में हल्का सा तंज था। इसको फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक है और तुम्हारा बास तो बड़े बड़े नकम्मे हीरो बना देता है। ताबिश तो शक्ल का भी अच्छा भला है, पढ़ा लिखा भी नहीं। एडवांस लेकर जाता है तो रेलगाड़ी की तरह कभी वापस वक्त पर नहीं पहुंचता। समझो फिल्म स्टारों की सारी शराइत पूरी कर सकता है। वो जहरीले अंदाज में मुस्कुराया, मस्करी ना ही करो तो अच्छा है। टाइम तुम्हारे पास भी ज्यादा नहीं होगा और मेरे पास भी कम है। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। मुझे पता है तुम जैसे लोग मरने के बाद भी संजीदा नहीं होते। इनके थोड़े बहुत दांत जरूर नजर आते रहते हैं, लेकिन इतना अरसा तुम रहे कहाँ हो? और तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ मिलूंगा? बस इंडिया में था एक लोडिया के चक्कर में। और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब ये है कि दिल को दिल से राह होती है, बल्कि कभी कभी तो राह की बजाय मोटरवे होती है। चीता कुत्ते की बू काफी दूर से सूंघ लेता है। वो फिर जहरखंद अंदाज में बोला, ये क्यों नहीं कहते कि कुत्ता कुत्ते की बू सूंघ लेता है? तुमने आधी बात दुरुस्त कही है। चलो, तुम्हारे जैसे के लिए ये भी बड़ी बात है। सुल्तान ने बेचैनी से पहलू बदला। मैं अब यहाँ से निकलने वाला था। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? क्या क्या खिदमतें हैं तुम्हारे पास? अच्छा खाना, शराब, लोंडिया, और अगर कोई पीछे लगा हुआ है और 1-2 रातें यहाँ गुजारना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। मैं लोंडिया के बजाय एक लौंडे का दीदार करना चाहता हूँ। क्या मतलब? तुम्हारा वो लंबू साथी, क्या नाम है उसका? नादर डीडी या नादर टीटी? नादर टीटी ने क्या कर दिया है तुम्हारे साथ? यही तो पता करना है, इमरान ने इत्मीनान से कहा। सुल्तान कुछ देर गहरी नजरों से इमरान को घूरता रहा, फिर उसने करिश्मा कपूर की तरफ देखकर चुटकी बजाई। नीतू, जाओ नादर को बुलाओ यहाँ। नीतू अपनी कमर को बल देती हुई बाहर चली गई। दीवार पर शानदार LCD मौजूद थी। कोई इंग्लिश फिल्म चल रही थी। फुटबॉल मैच के दौरान में बार बार तालियों की आवाज गूंजती थी। सुल्तान के सामने मेज पर 3 सेल फोन पड़े थे। गाये बगाए किसी फोन में वाइब्रेशन भी हो जाती थी, मगर सुल्तान कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। सुल्तान की उम्र 35 के लगभग रही होगी। चट्टानी जिस्म का मालिक, एक खतरनाक सूरत बदमाश था। खासतौर से उसकी बड़ी आंखें देखने वाले को हरासा करती थी। इमरान और सुल्तान इधर उधर की बातें करते रहे। इनकी गुफ्तगू से जाहिर हो रहा था कि वो एक दूसरे को हम पेशा की हैसियत से जानते हैं और उससे पहले भी उनकी 2-3 धुआंधार मुलाकातें हो चुकी हैं। सुल्तान ने 3 फ्रेंच गिलासों में इंडियन बियर उंडेली। सुल्तान और इमरान तो कटाकट पी गए। मेरा गिलास वहीं धरा रहा। चंद मिनट बाद खूबरून नीतू कमर लचकाती आ गई। उसने शायद अपनी आंखों का रंग करिश्मा कपूर से मिलाने के लिए लेंस लगा रखे थे। नीतू के अकब में एक दराज का शख्स चला रहा था। इसका कद 6.5 से निकलता हुआ था। जिस्म अकेला लेकिन मजबूत था। उसने गहरे रंगों की प्रिंट कमीज पहन रखी थी। उसने सपाट लहजे में इमरान को सलाम किया। इमरान ने जवाब दिया। सुल्तान की हिदायत पर यह नादर नामी शख्स एक कुर्सी पर बैठ गया। इमरान ने नादर की आंखों में देखा और बगैर किसी तमहीद के अचानक कहा, पिछले बुध की रात 10 बजे के बाद तुम कहाँ थे नादर? नादर के सामने चेहरे पर रंग सा गुजर गया। उसने ताज्जुब से पहले अपने बाद सुल्तान और फिर इमरान की तरफ देखा। ये तुम क्यों पूछ रहे हो? नादर ने खुरदरे लहजे में पूछा। तुम मेरी बात का जवाब दो नादरे, और देखो बिल्कुल सच बोलना। झूठ बोलोगे तो मुझे पता चल जाएगा और फिर जो कुछ होगा वो अच्छा नहीं होगा। सुल्तान ने मुदाखलत करते हुए कहा, तुम पुलिस में भर्ती नहीं हो गए हो जो थानेदारों की तरह बातें कर रहे हो। अगर हुक्म करो तो हम दोनों नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं ताकि तुम अच्छी तरह तफ्तीश कर सको। सुल्तान के लहजे में गर्मी की काट थी। जरूरत पड़ी तो ऐसा भी हो सकता है, कम से कम तुम्हारे इस नादरे के साथ तो जरूर हो सकता है। तुम्हें शुबा क्या है? शुबे तो बहुत से हैं सुल्तान जी। फिल वक्त मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि रात को 10 बजे तुम्हारा ये चमचा कहाँ था? सुल्तान चिट्टे का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर वो जब्त करते हुए बोला, तुम बुध की रात कहाँ थे नादर? नादर की पेशानी पर लकीरों का जाल सा उभरा। बुध की रात को तो फिरोजाबाई के कोठी पर प्रोग्राम था। छोटे वजीर साहब भी आए हुए थे। मैं आपके साथ ही था।
सुल्तान ने इस बात में सर हिला। हाँ, बुध की रात को तो फिरोजा बाई की छोटी बेटी का पहला मुजरा था। बड़े हल्ले गुल्ले वाली महफिल थी और मैं और नादर वहीं थे। तो 3 बजे के करीब वापसी हुई थी। 3 कहाँ जी, 4 साढ़े 4 का वक्त था, नादर ने कहा। लेकिन बात क्या है, नादर ने किसी की माँ बहन के साथ क्या कर दिया है? सुल्तान खुश खिलाने बोला, किसी की माँ बहन वाला मामला भी है, लेकिन ये बात मैं बताऊंगा। पहले से कहो अपनी कमीज उतारे। क्या मतलब? यार फ्रांसीसी तो नहीं बोल रहा, ना ही फ्रांसीसी गिलास में बियर पीने से कोई फ्रांसीसी बोलने लगता है। इसे कहो कमीज उतारे। नादर की आंखों में चिंगारियां नजर आने लगी। सुल्तान की आंखें भी कुछ और डरावनी हो गई। वो बोला, देखो हीरो, तुम जरा जुबान संभाल कर बात करो। इस वक्त तुम मेरे डेरे पर हो, तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। बर्दाश्त का ज्यादा इम्तिहान न लो। मामला बताओ क्या है? मामले का पता तो कमीज उतारने ही से चलेगा। इस लमढींग से कहो कमीज उतारे। इमरान का लहजा हैरान कुन हद तक बेबाक था। नादरे को दूसरी बार चमचे का खिताब मिला था। वह भड़क उठा, एक कदम आगे बढ़कर बोला, उतार देता हूं कमीज, कहो तो पेंट भी उतार देता हूं। क्या क्या देखना है तुमने? बड़े बेगैरत हो, अपनी शमशीरा करिश्मा कपूर के सामने ही सब कुछ दिखा दोगे। इमरान अपनी जगह से खड़ा हो गया। इमरान का खतरनाक अंदाज देखकर सुल्तान चिट्टा एकदम इमरान के सामने आ गया। एक मिनट। सुल्तान ने अपने बेपनाह तैश को कंट्रोल करते हुए कहा। इमरान फिर सोफे पर बैठ गया। दराज कद नादरा वहीं साकत खड़ा रहा। उसका सांवला सलोना चेहरा मुख्तलिफ रंग बदल रहा था। सुल्तान चिट्टे के मोहतात अंदाज से साफ आया था कि उससे पहले इमरान से उसका वास्ता पड़ चुका है और उसे पता है कि इमरान किस टाइप का बंदा है। यही वजह थी कि वो बात को बढ़ने से रोकना चाहता था। उसने धीमे अंदाज में नादरों को मुखातिब किया और बोला, कोई बात नहीं नादरे, ये मेहमान है अपना, चल कर हमारे पास आया है। तू कौन सी लोंडिया है, मान ले बात इसकी। नादरा कुछ देर खुशमगीन नजरों से इमरान को तकता रहा। कुछ देर के लिए तो लगा कि वो सुल्तान की बात भी नहीं मानेगा और अचानक इमरान पर हमला कर देगा। मुझे अपने पूरे जिस्म में सनसनाहट तोड़ती महसूस हुई। यहाँ हमें मार कर दफन कर दिया जाता तो किसी को कानों कान खबर तक न होती। ये इमरान ही था जो जंगली जानवरों की तरह इसके चार में घुसा था और अब बड़े इत्मीनान से कशीदगी बढ़ा रहा था। चंद सेकंड बाद नादरे ने अपने हाथ कमीज की तरफ बढ़ाए। पहले उसे पतलून के अंदर से खींचा, फिर बटन खोलकर उतार दिया। बुनियान भी उतार दो, इमरान ने तहक्कुम से कहा। उसने बुनियान भी उतार कर फेंक दी। एलसीडी पर चलती हुई फिल्म में तालियों की जोरदार आवाज गूंजी। यूं लगा जैसे ये तालियां नादरे के बुनियान उतारने पर बजाई गई हों। इमरान उठा। ट्यूबलाइट की रोशनी में उसने घूम फिर कर नादरे के जिस्म का मुआयना किया। उसका सांवला जिस्म जैसे फुलाती सांचे में ढला हुआ था। कमर पर एक टैटू भी दिखाई देता था। इमरान ने नादरे की पतलून के दोनों पांचे पकड़कर ऊपर की तरफ खींचे और घुटनों तक उसकी पिंडलियों का मुआयना किया। एकदम मुझे अंदाजा हो गया कि वो क्या चाह रहा है। इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनने वाली जरीना ने बताया था कि रक्षी ने दराज कद पठान की जबरदस्त मुजाहमत की थी। रक्षी के नाखूनों में उसके गोश्त के रेजे भी थे। इमरान शायद यही सबूत देखने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन यह सबूत यहां मौजूद नहीं था। इमरान वापस सोफे पर आके बैठ गया। पहन लो कमीज, उसने नादर ठीठी से कहा। वो वसीली नजरों से इमरान को देखता रहा, फिर कमीज बुनियान पहनने में मसरूफ हो गया। कुछ हमें भी बताओ थानेदार साहब, ये किस चीज की तफ्तीश हो रही है? सुल्तान ने सख्त तंजिया लहजे में कहा। इसी चीज की जो तुम चलाली के फार्म हाउस में ढूंढते फिर रहे हो और जिसकी खातिर तुमने बुध की रात फार्म हाउस में खून खराबा कराया है। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम्हारी समझदारी इतनी छोटी नहीं। तुम घने बन रहे हो। जो कुछ तुम और तुम्हारा बास जावा फार्म हाउस में कर रहे हो वो किसी से ढका छुपा नहीं। अपने एक बंदे की इत्तेफाकिया मौत का बदला लेने के लिए तुमने फार्म हाउस पर जो कयामत ढाई है, इसका हिसाब भी देना होगा तुम्हें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तुम सबूतों के बगैर एक बेकार बात कर रहे हो हीरो। इस तरह तो किसी पर कोई भी इल्जाम लगाया जा सकता है। मैं कह सकता हूं कि मंगल के रोज सब्जी मंडी में जो बम धमाका हुआ वो तुमने किया है। तुम्हारा बास जान मोहम्मद भी तुम्हारे साथ था और इससे पहले कॉपर रोड पर मारे जाने वाले 3 पुलिस एहलकार भी तुम्हारी गोलियों से चलनी हुए थे, वगैरह वगैरह। मैं हवाई बातें नहीं करूंगा, सबूत दूंगा और जब सबूत आ जाएगा तो फिर तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं रहेगा और ना ही किसी राहत की तवक्का रखना। अभी मुझ पर इतना बुरा वक्त नहीं आया कि तुम जैसों से राहत मांगूं और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करो जितना तुम्हारा मुंह है। ज्यादा वजन उठाने से बंदा कभी कभी वजन के नीचे भी आ जाता है। इसका फैसला वक्त करेगा सुल्तान ने, और ये बात अपने गुरु जावे को भी बता देना। जलाली की तरफ आओगे तो सामने मुझे खड़ा पाओगे। छोटे मोटे कामों के लिए हम जावा साहब को तकलीफ नहीं दिया करते। बाकी तुमने अच्छा किया है कि बता दिया है कि अब तुम जलाली के चौकीदार हो। सुल्तान ने कहा, फिर जरा वक्फा देकर बोला, तुम चलकर यहाँ आए हो, तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, वरना बहुत से लोग यहाँ आने के बाद कहीं जाने के काबिल ही नहीं रहते। मैं अब भी तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुध की रात को अगर किसी फार्म हाउस में कोई वारदात
चारदात हुई है तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। बुध की रात है, तुम फिरोजाबाई के बालाखाने में थे और वहां नोटों की गड़ियां हवा देने वाले पंखों में मार रहे थे। इमरान ने उसकी बात काटते हुए तंजिया लहजा में कहा, यह किस्सा चाहर दरवेश किसी और को सुनाना सुल्ताने। तेरे जैसे वारदात की रात को भूत प्रेत बन जाते हैं। एक ही वक्त में 2-2, 3-3 जगहों पर पाए जाते हैं। ऐसे भूत प्रेतों को डंडे मार मार कर एक ही कालम में घुसाने का फन मुझे आता है। सुल्तान चिट्टे का चेहरा एक बार फिर गुस्से से अंगारा हो गया। उसने चुटकी बजाई और ग्रांडियल गनमैन से कहा, इन दोनों थानेदारों को इज्जत से बाहर ले जाओ। इनके सितारे गर्दिश में आ गए हैं तो बड़ी मिट्टी पलीद होनी है इनकी। इमरान कुछ देर तक सुल्तान चिट्टे की डरावनी आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा, फिर बोला, ठीक है, जा रहा हूं, लेकिन अगली मुलाकात भी जल्दी होगी। हम वापस मुड़ते हुए इमरान ने करिश्मा कपूर की हमशक्ल को आंख मारी। उसके चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया। हम दरवाजे से निकलकर कालीन पोछ कॉरिडोर में पहुंचे। दाएं तरफ संगमरमर की सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। अंदाजा होता था कि ऊपर भी इक्का दुक्का लोग मौजूद हैं। वैक्यूम क्लीनर चलने की आवाज आ रही थी। अचानक एक मध्यम आवाज ने इमरान को चौंका दिया। यह बिल्ली की आवाज थी। चंद सेकंड बाद आवाज दोबारा बुलंद हुई। यूं लगा जैसे वो बिल्ली पुकार रही है। वो किसी को पुकार रही थी। यकयक मेरे बदन में सनसनाहट तोड़ गई। बिल्ली की यह खास अंदाज की आवाज मेरे लिए नई नहीं थी। मैंने ये आवाज पहले भी फार्म हाउस में सुनी थी। पुकारती हुई सी ये आवाज फिर बुलंद हुई। यह नायाब ईरानी बिल्लियों में से किसी एक की थी। मुझे इमरान के चेहरे पर हैजानी तासरात नजर आए। वो तेजी से पलटा और वापस सुल्तान की तरफ बढ़ा। यही वक्त था जब ग्रांडियल गनमैन ने इमरान की तरफ गन सीधी करना चाही। मैं गनमैन से करीब था। मैंने जोर से टांग चलाई। गन उस शख्स के हाथ से निकली और राहदारी का एक शीशा तोड़ती हुई बाहर जा गिरी।